हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम स्ट्रोक, जिसको आम भाषा में लकवा या फालिस भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। लकवा या फालिस या स्ट्रोक इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो कि अचानक से सडन ऑनसेट होता है इसका, और इससे काफ़ी मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी है। एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन एवरी 4 to 5 minutes वन पेशेंट सफ़र फ्रॉम दी स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के बारे में अगर हम बात करें, जो स्ट्रोक जो है इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर दी स्ट्रोक्स आर द लाइक इंक्रीजिंग एज इज़ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दी स्ट्रोक। इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। इसके अलावा डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. These are the common risk factor for the stroke. Other than these, the coronary heart disease, heart problems, valvular heart disease are the other risk factors. अब हम बात करते हैं स्ट्रोक्स के टाइप्स की। स्ट्रोक मेनली दो टाइप्स का होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक एंड द इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि हम आम भाषा में उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, कि ब्रेन की जो नस है उसका फट जाना। ये यूजुअली इसका जो कॉमन रिस्क फैक्टर होता है वो हाइपरटेंशन होता है। अदर कॉजेज भी होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के। हेमरेजिक स्ट्रोक यूजुअली 15 to 20% ऑफ द टोटल स्ट्रोक केसेस को कवर करता है। इसके अलावा जो इस्चेमिक स्ट्रोक है वो 80 to 85% केसेस जो होते हैं वो इस्चेमिक स्ट्रोक के होते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक जो है ज़्यादा कॉमन है। उसमें बेसिकली ब्लड क्लॉट, जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लॉकेज होता है ड्यू टू द ब्लड क्लॉट, एंड वो किसी एक एरिया को इस्चीमिया कर देता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन की कमी से वो एरिया जो है डैमेज हो जाता है। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। नाउ बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स की, जैसे हम स्ट्रोक अवेयरनेस के लिए हम कहते हैं फास्ट मीनिंग फेस, यानी कि डेविएशन ऑफ द फेस, ड्रूपिंग ऑफ द फेस हो सकता है, फेशियल डेविएशन हो सकता है। इसके अलावा आर्म, ए फॉर आर्म मतलब वीकनेस इन दी आर्म हो सकता है। आर्म में सेंसरी लॉस हो सकता है, नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन या पैरेस्थीसिया हो सकता है आर्म में या फिर लोअर लिम्ब में। एस फॉर स्पीच इन्वॉल्वमेंट, स्पीच एबनॉर्मलिटी हो सकती है, लाइक पेशेंट को एफेजिया हो सकता है, पेशेंट की स्पीच बिल्कुल भी नहीं आ रही हो, या फिर पेशेंट की स्पीच जो है वो स्लर्ड हो, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकती है। टी फॉर टाइम means the time is important when the stroke is occur. Time is brain, we also say that time is brain, we act fast, but if we manage patient fast, then the chances of the recovery in the stroke is the high. तो हमने रिस्क फैक्टर के बारे में बात करी, स्ट्रोक के हमने टाइप्स के बारे में बात करी, हमने सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रोक के बारे में बात करी। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है, जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, तो स्ट्रोक इज़ कॉमन इन विंटर्स। यस, स्ट्रोक जो है वो विंटर में हमें परसेंटेज ऑफ केसेस ज़्यादा मिलते हैं स्ट्रोक के एज़ कम्पेयर टू समर सीजन। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? बेसिकली इसके बहुत ज़्यादा डेफिनेटिव तो रिसर्च नहीं है इस पर कि क्या कारण होते हैं। बेसिकली फिर भी कुछ थ्योरीज़ हैं, जिसमें से एक जो थ्योरी है वो ये कहती है कि होता क्या है, जब जाड़े होते हैं, टेम्परेचर जो है कम होता है, तो ब्लड वेसल जो है हमारी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण जो है ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है, हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। तो वो हाइपरटेंशन जो है वो इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक दोनों के लिए कॉज होता है फॉर दी स्ट्रोक। इसके अलावा अदर फैक्टर्स ये भी हैं कि जब विंटर होती हैं या टेम्परेचर डाउन होता है, तो ब्लड जो होता है वो कंपैरेटिवली थिक हो जाता है, ब्लड कंपैरेटिवली थिक हो जाता है और थोड़ा जो स्टिकी सा हो जाता है ब्लड, जिसके कारण से क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जो हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन से, ब्लॉकेज से होते हैं, उनकी टेंडेंसी जो है बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली कारण है कि विंटर्स में जो है स्ट्रोक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा विंटर्स में यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी कुछ लेवल तक कम हो जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है विंटर्स में स्ट्रोक के बढ़ने का। अब इसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रोक की। तो इन मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रोक पहले हम डायग्नोसिस कैसे बनेगी स्ट्रोक की। यूजुअली डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकली होती है, जैसे कि मैंने बताया जो सिम्टम्स हैं, फेशियल डेविएशन हो सकता है, आर्म में वीकनेस हो सकती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकती है, लिम्ब की वीकनेस होती है। और यूजुअली स्ट्रोक का जो ऑनसेट होता है वो सडन और एक्यूट ऑनसेट होता है, कि अचानक से ही पेशेंट नॉर्मल था, अचानक से उसको हल्का सा हेडेक हुआ, और उसके बाद अचानक से उसको हेमीपैरेसिस हो गया, एक साइड की वीकनेस हो गई, फेशियल डेविएशन हो गया, स्लरिंग ऑफ स्पीच, या फिर पेशेंट अल्टर सेंसोरियम में भी चला जाता है, पेशेंट को आसपास की अवेयरनेस नहीं होती है, पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। ठीक है, तो क्लिनिकली डायग्नोसिस के अलावा ब्रेन इमेजिंग में हम पेशेंट का सीटी स्कैन कर सकते हैं, पेशेंट का ब्रेन एमआरआई कर सकते हैं, जिससे हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलेगी कि जो स्ट्रोक है वो हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक है
और या फिर इस्चेमिक टाइप का स्ट्रोक हो, क्योंकि दोनों स्ट्रोक्स के मैनेजमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। उसके बाद में बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली हमारे ट्रीटमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर, जो हमने रिस्क फैक्टर्स बताए जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया, उनको हम ट्रीट करें। इसके अलावा स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अदर मेडिकेशन है, लाइक फॉर हेमरेजिक स्ट्रोक मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इज इंपॉर्टेंट, एंड फिर फॉर इस्चेमिक स्ट्रोक द एंटीप्लेटलेट थेरेपी एंड एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स आर देयर। फिर हम बात करते हैं मेन इज द प्रिवेंशन, एज वी ऑल से दैट द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जिनको रिस्क फैक्टर है, लाइक डायबिटीज़ है, वो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। अगर उनको हाइपरटेंशन है तो अपनी मेडिकेशन रेगुलर लें ताकि बीपी और हाइपरटेंशन शुगर कंट्रोल रहे। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी रखें, एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर की डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बचें, हेल्दी फूड इंटेक रखें, जो भी ऑयली फूड्स हैं या फास्ट फूड हैं उनसे बचें। तो हेल्दी फूड इंटेक हो, स्मोकिंग को अवॉइड करें, क्विट करें स्मोकिंग को, अल्कोहल का इंटेक जो है डिक्रीज़ करें, मिनिमल करें या फिर स्टॉप करें अल्कोहल इंटेक को। तो इन सब रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई करके स्ट्रोक से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको भी अपने मेडिकेशन रेगुलर लेनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी भी कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि हम स्ट्रोक से बच सकें। थैंक यू।